हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले आप लोगों का साइंस का मॉडल पेपर सेट 2। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का 5 सेट जारी कर दिया गया है, 5 मॉडल सेट, जिसमें ये सेट 2 है साइंस का। और इसके पहले मैंने सेट 1 साइंस का, सोशल साइंस का सेट 1 अपलोड कर दिया। दोस्तों ये जो जारी किया गया है ये आप लोगों का जिला शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। जैक बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल जारी किया था एक सेट, उसका मैंने सोल्यूशन पहले ही करा दिया, उसको जरूर देख लेना। और ये दोस्तों जिला शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, तो इसको जरूर देख लेना। ये भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 5 सेट्स आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। अगर सभी सेट कर लेते हो तो 90% आपका कहीं नहीं जाएगा, तो अच्छे से तैयारी करो। देखो क्या है पहला सवाल, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। बोल रहा है कि अगर किसी बिंब का जो अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और बिंब से बड़ा पाया जाए। तो एक चीज याद रखिए, अवतल दर्पण के सामने आभासी कब बनता है, जब वस्तु को P और F के बीच में रखते हो। जी हाँ दोस्तों, जब वस्तु को यहां पर कहीं रखते हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, पीछे कहीं बनता है, ठीक है। पीछे कहीं बनता है वो उसका प्रतिबिंब, ठीक है। यहां पर कहीं बड़ा बनता है, तो पीछे बना मतलब आभासी बना। जितना बड़ा वस्तु उससे बड़ा बना, ठीक है। और ये क्या है आप लोग का सीधा बना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब कहां पर रखने, P और F के बीच में, यानी कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखने से। याद कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अवतल दर्पण में कहीं भी रखो उल्टा और वास्तविक बनता है सिर्फ एक ही जगह पे। P और F यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखने पर कहां बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। अगला सवाल है, वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या होता है, R और F में रिलेशन क्या होता है। तो आपको पता है दोस्तों कि R इक्वल टू जो होता है वो 2F होता है। कैसे होता है सर, ये देखो, ये अगर अवतल दर्पण मानोगे, ये क्या है, F है, ये क्या है, R है, ठीक है। तो देखो ये F, ये इतना मिला करके R होगा, मतलब 2 अगो F मिला करके 1 R होगा। तो 2F बराबर R, या R इक्वल टू 2F, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है। बोल रहा है जब प्रकाश की किरण जल से हवा में प्रवेश कर रही है, मान लो यहाँ जल है, ठीक है, ये हवा है, अब प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, ये अभिलंब है, तो जल से जा रही है, अब हवा में जाएगी। तो याद रखना, जब भी दोस्तों प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये जल क्या है, सघन माध्यम है, मतलब जो मोटा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश धीमे चलेगा वो होता है सघन माध्यम, और उसके मुकाबले प्रकाश जिसमें अच्छे से चलेगा, आसानी से चलेगा, वो होता है क्या, विरल माध्यम। जैसे जल और हवा में कौन सघन माध्यम होगा, तो बोलो सर जल में तो स्पीड कम होगा तो जल सघन माध्यम हो जाएगा, और हवा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। तो जब जल से दोस्तों हवा में जाएगा, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगा, तो अभिलंब से दूर हटेगा, यह अभिलंब, तो उसका स्पीड और ज्यादा हो जाएगा, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, ठीक है। वही अगर ठीक इसका उल्टा होता, हवा से अगर जल में आता तो किधर होता, तब अभिलंब की ओर मुड़ जाता। समझ गए, तो यह हो जाएगा, जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटेगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों अवतल लेंस हमेशा कैसा बनाता है, सीधा और छोटा बनाता है, ठीक है। अवतल लेंस का बात करो या फिर उत्तल दर्पण का बात करो, क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा और छोटा बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अवतल दर्पण मानकर उल्टा मत मार देना, ठीक है। अवतल लेंस बना रहा है तो क्या बना, सीधा और छोटा। लेंस का ऐसा मात्रक, भाई साहब बच्चा बोलेगा डायप्टर आएगा। समतल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है कैसा, काल्पनिक की वास्तविक। तो दोस्तों समतल दर्पण मान लो ये है, आप अपना प्यारा सा चेहरा लेकर यहाँ खड़े हो जाते हो, ठीक है, अपना चेहरा देखते हो, सजते सवारते हो शादी में जाने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, आपका जो इमेज होता है, आपका जो प्रतिबिंब होता है, यही बनता है क्या, बिल्कुल नहीं सर, इसके पीछे बनता है, मतलब इतना दूरी पर, वहीं पर आपका बनेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण का, सॉरी समतल दर्पण में प्रतिबिंब, मतलब अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हुआ है, ठीक है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हुआ क्या हो जाता है, उसको दोस्तों दृष्टिपटल बोलते हैं, या फिर रेटिना भी उसको बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर प्रतिबिंब बनता है, दृष्टिपटल में बनता है, और कैसे, या फिर उसको रेटिना भी बोल सकते हो। कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है, याद रखना। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हुआ है, दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट किया है। यहाँ पर बोल सकता है कि न्यूनतम दूरी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। अगर जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हुआ है, सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट कर दिया गया, ये याद रखना। 25 सेंटीमीटर जो होता है मानव नेत्र का वस्तु को देखने का न्यूनतम दूरी होता है, मतलब निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है मानव आंख का, और दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है, जरा याद रखना। अगला सवाल है, द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टिदोष को दूर किया जाता है। भाई साहब द्विफोकस लेंस होगा, द्विफोकल लेंस मतलब अवतल लेंस भी होगा, उत्तल लेंस भी होगा, तो दोनों प्रकार का दोष होगा। क्या होगा, द्विफोकल लेंस दोस्तों किसमें लगता है, जरा दृष्टि दोष में लगता है, ठीक है। द्विफोकल लेंस किसमें लगता है, जरा दृष्टि दोष में लगता है। तारों के टिमटिमाने के कारण, तारे क्यों टिमटिमाते भाई साहब, तो तारे जो टिमटिमाते हैं बच्चा, वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, आपको बताया था ना, धूलकण होता है, उसे टकराएगा, इधर मुड़ेगा इधर मुड़ेगा इधर मुड़ेगा, तो जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन सा पद दोस्तों विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बोल रहा हूं, याद रखना। P इक्वल टू होता है VI। क्या होता है? P इक्वल टू VI, यानी कि ये तो सही हो गया। अब इसी से सारा फॉर्मूला निकल जाएगा। P इक्वल टू VI, V इक्वल टू क्या होता है दोस्त? तो बोलोगे सर V इक्वल टू IR होता है, तो IR अगर लिख दोगे, V इक्वल टू IR और I पहले से है, यानी I स्क्वायर R हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन भी सही हो गया। अच्छा, और फॉर्मूला होगा, I का फॉर्मूला V का लिख दिया, अब I का लिख दो। V है, I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू V बटे R होता है, तो V बटा R, V इंटू V क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटे R, तो V स्क्वायर बटे यह भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये आपका नहीं होगा, IR स्क्वायर नहीं होता है। हो रहा है क्या? नहीं ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना, P इक्वल टू VI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम होता है, जिसको हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। ओके, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है? 13 नंबर सवाल, जल्दी से जवाब दो। देखो क्या होगा ये दोस्तों, क्या होती है? कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसे ही बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, किस प्रकार? आप लोग देखे होंगे, दो तरफ दो को चुंबक होता है, यहाँ पर एक कुंडली लगा होता है, इस प्रकार से आयताकार कुंडली। अब ये आयताकार कुंडली जैसे घूमता है, इसमें विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है, क्योंकि साइड में चुंबक है ना, तो इसमें जैसे मोशन होता है, ये कुंडली जैसे गोल गोल घूमने लगता है, ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। इस पूरा आप लोग का विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर का कार्य बता देंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो मेन अभी समझ लो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण यही होता है कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण, ठीक है, आप देखिए कुंडली घूम रहा है, ठीक है, तो उसके कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है, इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक दोस्तों मतलब क्या, सूर्य का रोशनी की जरूरत पड़ेगा, गर्म वाले दिनों की जरूरत पड़ेगा। तो बादल वाले दिनों का काम तो नहीं पड़ेगा भाई साहब, बादल वाले दिनों में तो आपको ना गर्मी मिलेगा ना सूर्य का रोशनी मिलेगा। 14 का भी सही हो जाएगा। 15 में क्या बोल रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं ना, उसको बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, अभिकारक अभिक्रिया क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सांस जब लेते हो तो ऊर्जा जाता है कि ऊर्जा मिलता है? हर सांस ले तो प्राण में प्राण आया, ऊर्जा मिला सर, ऊर्जा मिला, एनर्जी मिला हमको, तो ऊर्जा मिलता है अगर किसी अभिक्रिया में, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक, श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखना। ZnO प्लस सी गिव्स Zn प्लस CO में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग नहीं दोस्तों, किसका उपचयन होता है, होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, आप लोग दोस्तों ये मॉडल पर कुछ प्रिंटेड गलती दिया है, प्रिंट गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन समझ लो किसका उपचयन हो रहा है। तो देख लो सी में जुड़ रहा है CO, तो CO बन जा रहा है, इसलिए सी का दोस्तों उपचयन हो रहा है। आगे सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। 18 नंबर सवाल देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग दोस्तों होता है सफेद, ठीक है, श्वेत होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्त? NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, HCl नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, C6H12O6 ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, या मिथाइल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है? तो देखो NaOH क्या है? अब क्षार है, तो क्षार क्या करता है? नीला, लाल को नीला कर देता है, बिल्कुल सही बात है। ये है अम्ल, अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है, ये भी सही है। ग्लूकोज दोस्तों क्या करता है? ये लाल को नीला करता है, अरे नहीं नहीं नहीं, ग्लूकोज ना अम्ल है ना क्षार, ठीक है, तो ये लाल को ना नीला करेगा ना नीला को लाल, मतलब ये वाला सरासर गलत है। मिथाइल ऑरेंज कृत्रिम सूचक, बिल्कुल सही बात है, ये तो प्राकृतिक सूचक है नहीं। मिथाइल ऑरेंज को हम लोग तैयार करते हैं, मतलब हम और आप नहीं, जो आप लोग का यहाँ पर लैब में तैयार होता होगा मिथाइल ऑरेंज, तो ये मानव द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन C6H12O6 लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं करता, इसलिए ये बिल्कुल असत्य है, ये प्रमाण है। आगे दे, निम्न में से किस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है? तो 7 से अधिक जो कठोर क्या होता है? क्षार होता है। तो रक्त दोस्तों यहाँ पर है क्या? रक्त, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये क्या है? 7 से अधिक होता है इसका pH। बाकी शुद्ध जल बोलो तो इसका 7 होता है, नींबू का 7 से कम होता है, जठरस का 7 से कम होता है। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो याद रखना दोस्तों, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। वहीं अगर धातु के ऑक्साइड पूछता तो क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, लैक्टिक मतलब भाई साहब दूध दही वाला चीज, तो दही है, बिल्कुल सही, दही को मार दो, लेकिन ऐसा नहीं कि दही ही आंसर होगा भाई साहब, दूध अगर रहेगा तो दूध को ही मार सकते हो बच्चा। अरे देखो क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो देखो द्रव अवस्था में कौन सा पाया जाता है दोस्त? द्रव अवस्था में ब्रोमीन भी पाया जाता है, मरकरी भी पाया जाता है। क्यों? मरकरी एक धातु है पाया जाता है, और ब्रोमीन जो अधातु है पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है, ये दोनों द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है।
अगर पूछता धातु तो मरकरी को टिक करते हैं, अगर पूछता धातु तो ब्रोमीन को टिक करते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है तत्व, तो दोनों तत्व है, दोनों हो जाएगा, ए और बी यानी सी उत्तर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? सबसे कम क्रियाशील धातु कौन होता है? तो सबसे ज्यादा महंगा जो होता है, सबसे ज्यादा महंगा कौन होता है? सर सोना होता है। सोना मतलब आपका और मेरा सोना नहीं, जो नींद में सोते यार, सोना जो गले का हार होता है। ऑप्शन नंबर क्या? ये यू, इसलिए तो इतना महंगा होता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, समझ रहे हो। एक्वारेजिया पाया जाता है क्या? तो एक्वारेजिया क्या? सांद्र HCl और सांद्र HNO3। जी हाँ दोस्तों, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों का योग से बनता है क्या? एक्वारेजिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं जी। ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? क्या है? क्या है? इसका प्रकार्यात्मक समूह है दोस्त ब्यूटेनॉन, तो कीटोन। अगला सवाल है, निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? तो बाहरी कक्ष में एक किसका होता है? सोडियम का। पकड़ लो ना, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो बोलोगे सर 11 होता है, यही ना, हेलियम थ्योरियम बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सोडियम, तो 11 हो जाता है ना। तो मतलब सोडियम में 11 हो जाता है, ठीक है। तो 11 का हो जाए 2 हो जाएगा, 8 10 हो जाए और 11। तो बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन किसका है? सोडियम का है, और सोडियम को मार दो गोली। अरे भाई साहब गोली नहीं, सही मारो, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी आवश्यक है, क्लोरोफिल का भी आवश्यकता है जो पत्ते में होता है, सूर्य का प्रकाश का भी आवश्यकता होता है। तो यानी उपयुक्त सभी हो जाए इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, ब्रिक की रचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ब्रिक की रचना क्रियात्मक इकाई विक्राणु होता है, जो कि नेफ्रॉन जो भी जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 9 निलय होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन है? तो दोस्तों 31 का सही नंबर का जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन दोस्तों एक पादप हार्मोन है। इसका काम क्या होता है? तो तने की वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। कोशिका विभाजन का काम करता है, ये कोशिका विभाजन का काम करता है और तने की वृद्धि को बढ़ाता है। कौन? साइटोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र कहाँ है? तो जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है, हमारा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है मुकुलन? तो प्लाज्मोडियम होता है, यीस्ट होता है, अमीबा होता है कि लेशमानिया होता है? 33 नंबर क्या होता है सही जवाब? तो दोस्तों जो मुकुलन द्वारा होता है ना, वो किसमें होता है? यीस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, किसमें? तो परिपक्व हो जाने पर अंडाशय दोस्तों विकसित हो जाता है किसमें? फल 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 फल, ठीक है। अंडाशय परिपक्व हो जाएगा तो फल बन जाएगा। समजात अंग का उदाहरण है दोस्तों, समजात अंग का उदाहरण यहाँ हमारा हाथ तथा कुत्ते का गर्भपात भी हो जाएगा, हमारा दांत तथा हाथी का दांत भी हो जाएगा, आलू के घास एवं ऊपरी भूस्तरी हो जाएगा, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी हो जाएगा। तो ऑप्शन सभी यहाँ पर सही लग रहा है, ठीक है, जो कि मैंने अभी तक देखा, ऊपर सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा? तो भाई साहब जॉन ग्रेगर मेंडल, ठीक है। जॉन ग्रेगर मेंडल मटर का प्रयोग किया था, मटर के पौधे का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। तो निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला कौन? घास, बकरी तथा मानव। कैसे सर? घास को खाएगा बकरी और बकरी को खा जाओगे तुम। भाई साहब तुम्हें ना खाओगे, तुम ही तो मानव हो, ठीक है। मानव नहीं सर, दानव है, हम कर बकरी खा लेते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? उत्पादक मतलब जो उसको सभी खाता है, कौन? घास उत्पादक है, ये प्रथम एकदम है ना, उत्पादक है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वननाशन को रोकना, या वन का जो विनाश होता है, वन का जो कटाई होता है उसको रोकना होता है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। और अंतिम सवाल, खादिन पाए जाते हैं। खादिन क्या होता है दोस्तों? खादिन पाए जाते हैं राजस्थान में, जो जल संग्रह करने का एक तरीका होता है, खेतों में मेड़ उठा करके मिट्टी का रख दिया जाता है और यहाँ पानी गिरता है आसमान का तो जमा हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं खादिन। और इस वर्षा जल का प्रयोग बाकी दूसरे दिनों में ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों सेट 2 समाप्त हुआ। इसके बाद सेट 3 हम लोग देख लेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, जितने सारे दोस्त हैं सभी को शेयर कर देना। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पर सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।